राजेश मौर्य, श्री रामेंद्र शाकिरी, श्री सुरेश सिंह जी, श्री शैलेंद्र मौर्य, श्री पार्श्वनाथ मौर्य, श्री दत्तू कुशवाहा, श्री सदाशिव। 51 किलो की माला पहनाकर इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि और व्यवस्था कर रहे माननीय केशव देव मौर्य का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आइए हर जिले के पश्चिम के ज़्यादा नहीं अच्छा है। और ये सभी हमारे यहाँ कैटेगरी मैंने बनाई, फुल टाइमर, हाफ टाइमर और पार्ट टाइमर। नहीं ठीक है, इसमें तीनों कार्य, बाकी और कोई नहीं। इसमें 90% और सभी यहाँ बीच में आओ, बीच में आओ, आ जाओ आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, उन्हें भी रहने दो, तुम आगे आ जाओ, आने दो। हाँ बात समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, खाना है। ठीक, धन्यवाद। खाना है। धन्यवाद। लीजिए आप, उन्हें भी पकड़ने दो। हाँ इधर से के साथ अब जाइए, चलो धन्यवाद, जाओ। और हमारे इस प्रोग्राम के सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, कोई बात नहीं, अब हो गया। श्री विष्णु कुशवाहा जी, श्री रामेंद्र शाकिरी। अरे दोबारा आ रहा, मुकुट आ रहा है। अरे हाँ मुकुट बैठे ही रहना, तो वो फोटो लेने नहीं, खड़े जाओ, फोटो ले जाती है। तलवार भी है। ये सम्राट अशोक महान की तलवार है। सम्राट अशोक महान हमारे राजा थे। ठीक सर, जानते हैं हम। मुख्य अतिथि का स्वागत महानगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हमारे मुख्यमंत्री अतिथि का स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को चांदी का मुकुट पहनाकर तलवार भेंट करेंगे। श्री चंद्रभान मौर्य, श्री सुंदर मौर्य, माननीय मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी का प्रतिमा बैठकर श्री प्रेमचंद जी, श्री फूलचंद मौर्य, राष्ट्रीय केशव देव मौर्य को प्रतिमा बैठ करेंगे। साथियों, श्री रमेश मौर्य जी, श्री चंद्रभान मौर्य, श्री सिकंदर मौर्य, मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंटकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंटकर अतिथियों का स्वागत करेंगे। एक प्रतिमा भेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतिमा भेंट करते हुए जोरदार तालियों के साथ अतिथियों का स्वागत।
महान दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और आप लोग माननीय सुमन साके जी और किशन भैया जी, शिव कुमार यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी, बदन सिंह सैनी जी, शैलेंद्र मौर्य जी, सुनील सिंह जी, सभी लोग हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। चांदी का मुकुट पहनाकर कितने मुकुट पहनना है? दोनों अंबिया भी पहना है। छोटा तालियों के साथ महान समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सपने जिंदाबाद। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र मौर्य जी वो आए और संघ शैलेंद्र मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दो लाइनों के साथ साथियों कि आज जो अत्याचार अन्याय भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रही है, या खुदा ऐसी कलम को स्याही ना दे, या खुदा ऐसी कलम को स्याही ना दे जो जुदाई लिखे पर रिहाई ना दे। बदल डालो ऐसी बीजेपी की निकम्मी सरकार को जिसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे। धन्यवाद श्री शैलेंद्र मौर्य जी। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अगले वक्ता के रूप में महान दल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामानंद सैनी जी को। श्री रामानंद सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष महान दल। एसी गड़बड़ा गया आज। और अच्छा गर्मी क्या कर रहे हैं? कुछ हेलो क्या हुआ? और आज घटनाओं की पावन धरती पर महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन आज 8 अगस्त को बहुत। अरे यार बताना चाहिए था यार, हम लोगों को बता देते ना कि क्या हो रहा है। नहीं कार्यक्रम दूसरे का रख लेते या पंखे लगवा लेते। ये नीट टाइम थोड़ी देता है। इससे पूछो कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जिनको कराना चाहिए था बिल्कुल एकदम ठीक हुआ था। कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बुरा हुआ है। नीटू को लगने को लगने धन्यवाद रामानंद सैनी जी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ महान दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार यादव जी को। जोरदार तालियों के साथ। गड़बड़ा गया। ये बीजेपी की साजिश से लगता है। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अपने आप खराब हुआ। अपने महान दल के कार्यकर्ताओं को बाहर टहलने नहीं दिए। 6 बजे आपके कार्यालय फोन हो गया कि कितने कार्यकर्ता हैं सबको अंदर करो। अरे बाहर नहीं करो। कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा है। आधे लोग ज़्यादा, क्योंकि हमारे वजह से नुकसान ज़्यादा भाजपा का ना। हाँ ठीक बात। बीजेपी का वोट है और सरकार भी तेरा, सच को झूठ इसलिए कहने वाला मीडिया हमें छोड़ के अखबार चलती भी है, तेरा, सबको लेके चलती है। आप बोलते हैं बागी जो मुजरिम करता है क्योंकि उनका सजा हमारे बेगुनाहों वजह को से मिलती है, क्योंकि पूरा वोट सरकार 17 भी में दे उनके रहा पास है और सरकार भी दे रहा है। समय कम है साथियों। आगाज 2022 का जैसे हमारे राष्ट्रपति ने नारा दिया है कि महान दल में ठाना है। मेरे बिंदुओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महान जय समाज। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कदम से कदम मिलाकर साथ देने वाली मातृका ममता वही महान दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सुमन साके जी अपने गीत के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। जोरदार ताली के साथ। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव के सपने को जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पावन अवसर पर इस सभागार में उपस्थित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री
की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, क्योंकि ये आपकी ताकत है, ये आपका जगह है और ये माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी का यह जरूरी और सुअवसर है जो यहाँ पर उन्होंने मुझे अवसर दिया, उसका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है यहाँ पर आप लोगों को यह निमंत्रण दिया कि यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। आपको भी माननीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संकल्प महान दल के मुखिया माननीय केशव देव मौर्य जी ने लिया है मिशन 2022 का कि महान दल ने ठाना है और सपा सरकार बनाना है, या हम सब लोगों को मिल करके इस मिशन को आज से और अभी से यह पूरा करना होगा। परिस्थितियां चाहे जो भी रहें, जितनी भी कठिन हो, पहले हम सब लोग मिल करके अकेले यह आवाज उठाते थे, लेकिन आज आपका एक ताकतवर भाई आपके साथ और यहाँ पर बैठा है इस आवाज को व्यक्त करने के लिए। इसलिए अब आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, मिल करके आज से आपकी आवाज दुगना बुलंद होगी कि नहीं होगी? तो आप सभी लोग मिल करके इस मिशन को, माननीय केशव देव मौर्य जी के मिशन को पूरा करिएगा। महान दल ने ठाना है और सपा की सरकार। तो मैं बहुत कुछ नहीं करती, यहाँ माननीय हमारे नेतागण लोग बैठे हैं, हमें भी इनके विचारों को सुनना है और बहुत कुछ सीखना है। मैं एक अपने दिल की आवाज यहाँ पर लेके आई हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के लिए, जो मैं आप सभी लोगों के बीच में सुनाऊंगी और दिल की कुछ आवाज है उनसे भी आप लोगों के बीच तक पहुँचाऊंगी। नाम पिता का मुलायम है, यूपी में जलवा जिनका कायम है। नाम पिता का मुलायम है, यूपी में जलवा जिनका कायम है। नाम है इनका अखिलेश यादव, पर भैया कहलाते हैं। नाम है इनका अखिलेश यादव, पर भैया कहलाते हैं। इनके शासनकाल में नाम है इनका अखिलेश यादव, पर भैया कहलाते हैं। कामचोर कर्मचारी अधिकारी भैया से घबराते हैं। यूपी में जलवा इनका कायम है, नाम पिता का मुलायम है। यूपी में जलवा इनका कायम है, नाम पिता का मुलायम है। भैया मैं संगीत नहीं गाती हूँ, कुछ लिखती हूँ और कुछ सुनाती हूँ। देखिए और आगे क्या था और अब क्या है। 100 नंबर की कड़ी व्यवस्था, घर भर पुलिस पहुंचती थी, ठीक नहीं? 100 हो जाएगा। बड़े बड़े हैं कार्य किए नदियों और किनारों को, बहुत गंगा की सफाई हो रही है बीजेपी के शासनकाल में, आप लोग भी जानते हैं। बड़े बड़े हैं कार्य किए नदियों और किनारों को, ऐसे सुघर सवार दिए, सड़कें ऐसी बनवाई कि एरोप्लेन उतार दिए। एम्बुलेंस की गांव में
पा रही। देख लीजिए हाहाकार मचा हुआ है। एम्बुलेंस की गाँव में व्यवस्था थी, यूपी में जलवा जिनका कायम है, यूपी में जलवा जिनका कायम है, नाम पिता का मुलायम है। अब आगे आप लोग सुनिए और क्या करना है और क्या हो रहा है। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले बाबा साहब लोहिया जी के आन पर बन आई है, ज्योतिबा फूले बाबा साहब लोहिया जी के आन पर बन आई है। जागो मेरे भाई बंधुओं, जागो मेरे भाई बंधुओं, सामाजिक क्रांति की ये लड़ाई है। देखिए संविधान पर कितना खतरा हो रहा है, चुनाव कितना लचीला हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव आयोग कितना ढीला हो रहा है, बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, चुनाव आयोग में सीधे पुलिस वालों के सामने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी साड़ी ली जा रही है, बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसलिए अब आप लोगों को सुधरना होगा और समझना होगा, जागना होगा। अगर अभी से आप लोग नहीं समझेंगे और बीजेपी की सरकार बनवाएंगे तो ऐसे ही आगे चल के आप लोग गुलाम हो जाएंगे और भी ज्यादा नीचे जमीन में धंसते जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आपका संविधान खतरे में पड़ता चला जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सभी को जगाना होगा, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। बड़े ज्योतिबा फूले बाबा साहब लोहिया जी के आन पर बन आई है, जागो मेरे भाई बंधुओं, सामाजिक क्रांति की लड़ाई है। मान सम्मान तेरा कायम है, नाम पिता का मुलायम है। इस युग में दलितों पिछड़ों को सूली पे चढ़ाया जाता है, दामन भी कितना पावन है, आरोप लगाया जाता है। जो गुनहगार है वो बाहर छूटा है और जो बेगुनाह है वो जेल के अंदर होता है। इस युग में दलितों पिछड़ों को सूली पे चढ़ाया जाता है, दामन भी कितना पावन हो, आरोप लगाया जाता है। मिल करके लड़ना ये लड़ाई है, यूपी में जलवा जिनका कायम है। लास्ट कड़ी है अब। फिर से अखिलेश भैया जब, फिर से अखिलेश भैया जब यूपी में आएंगे, फिर से अखिलेश भैया यूपी में जब आएंगे, मिलकर के हम सब यूपी को नया बनाएंगे। बढ़िया गाना सुन के लोग घबरा गए। कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है, ये अच्छा गाना है, ये अच्छा है। घबराया तो मैं भी नहीं कोई नहीं। इसलिए केशवदेव मौर्य ने ठाना है, महान दल की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, यूपी का विकास कराना है, अखिलेश जी को सीएम बनाना है, यूपी का विकास कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महान, जय समाजवाद। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना नहीं, अच्छा है। है, ऐसे नहीं चल रहा इसलिए। महान दल, मैं अब बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संकल्प को लेने वाले राज्यपाल कश्यप है, हमारे पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, राज्यपाल कश्यप पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष। 1 मिनट स्वागत कर देंगे, 1 मिनट स्वागत कर देंगे। पिछड़ा मोर्चा के
समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। आप बोल दो ना, आप बोल दो। कोई बात नहीं, अपने आप बोल देंगे वो। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रदेश के पिछड़ा वर्ग बहुत शॉर्ट में MLC आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी को कि वो आए और संक्षेप में महान दल के कार्यकर्ता। धन्यवाद। आदरणीय यहाँ पे उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व माननीय अखिलेश यादव जी और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय यादव जी और सभी यहाँ पे उपस्थित महान दल के और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवाद की उत्पत्ति पिछड़े, दलित, वंचित और आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई अगर किसी ने पहचान उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलितों को पहचान देने वाला कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसने सम्मान के साथ में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आप याद करो, अगर क्या पंचायत में कोई प्रधान भी बन सकता है या कोई बीडीसी भी बैकवर्ड का व्यक्ति बन सकता है या आदिवासी का कोई प्रधान बन सकता है, बीडीसी बन सकता है, ये हक अधिकार किसी ने दिया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया। और प्रधान और जिला परिषद नगर पालिकाओं में हो या पंचायत के चुनाव में हो और आदिवासियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने, आदिवासी जो कभी पंचायत में प्रधान और बीडीसी नहीं बन सकते थे, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते थे, नगर पालिका में चेयरमैन नहीं बन सकते थे, सभासद नहीं बन सकते थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने कानून बना के पिछली सरकार में आदिवासियों को भी पंचायत में भेजने का काम किया। ये हक अधिकार आज तो अघोषित इमरजेंसी है। बैकवर्ड अपना मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने और के निर्देश पे बैकवर्ड के लोग ज्ञापन देने गए तो लाठियां और डंडों से पिटवाने का काम किया गया। हम खुद गए तो हमको पुलिस बल पे रोकने का काम किया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशें भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लागू की, तब ये बैकवर्ड के लोग 27% आरक्षण पाके दाखिला पाने का काम हो रहा है। अगर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज में या नौकरी मिल रही है अगर बैकवर्डों को, कश्यप, मौर्य, प्रजापति, राजभर, निषाद, कुम्हार, चौहान, नाई, सविता, धोबी और विश्वकर्मा, चौरसिया, प्रजापति, ये सबको अगर हक अधिकार कश्यप, निषाद, बिंद आदि को मिल रहा है, अगर बैकवर्ड मैं भी अगर माननीय अगर लागू नहीं किया होता मंडल कमीशन की सिफारिश से तो राज्यपाल ने मल्ला निषाद का बेटा कभी लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं पा सकता था और दाखिला ही नहीं पाया। समाजवादी पार्टी जिसको लोग बताते हैं परिवार की पार्टी, ये मल्ला का बेटा, इसके घर में कौन विधायक एमपी एमएलए था जो मल्ला नाव और मछली पकड़ने वाले को भी सरकार चलाने का मौका किसने दिया? माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। आप बताइए यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बनवाया माननीय अखिलेश यादव जी, जब मल्ला निषाद कम्युनिटी का बेटा नहीं, ब्रिटिश हुकूमत से लेके आज तक कोई बैकवर्ड अध्यक्ष नहीं हुआ था, जहां पे इतिहास लिखवाने का, बैकवर्डों का इतिहास लिखवाने का काम लखनऊ की धरती पे हुआ। ये बैकवर्ड साथियों, हमने तो पूछा, बहुत हमारे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, असली केशव देव मौर्य यही है, वो तो नकली है, वो तो नकली है। राज्यपाल की मन की बात बोल दी है, साथियों वो नकली है। मैं प्रयागराज में गया था, मैंने कहा हो सकता मौर्य लोगों ने बहुत वोट दिया बीजेपी को, तो केशव देव मौर्य ने हो सकता कलेक्टर मौर्य पॉइंट करा रखा हो सकता केशव प्रसाद मौर्य ने हो सकता कलेक्टर मौर्य अपॉइंट करा रखा होगा। मैं 10 जिलों में घूम के आया, एक मौर्य नहीं मिला और मैं प्रयागराज में पूछा, थानेदार तक अपॉइंट कराने की हैसियत उनकी नहीं है। हमारी
हमारी सरकार को बता दिया गया कि यादवों की सरकार है, यादव कलेक्टर है। मैंने इटावा में जाके पूछा कितने यादव कलेक्टर आए थे। इटावा तो माननीय नेताजी का पत्रकार तक बताने की हैसियत में नहीं थे कि कौन इटावा में कब यादव आया था। कहीं यादव नहीं था। केवल हमारी सरकार और हमारे नेता के बढ़ते हुए कद को रोकने के लिए दुष्प्रचार बीजेपी वाले से करवाने का काम किया। आप बताओगे 58 एसडीएम यादव हो गए। हम सदन में योगी आदित्यनाथ से मांगते हैं वो 58 सूची कहाँ है, आप दीजिए। अगर गलत भर्ती हो गए उनको बर्खास्त कर दीजिए। हमारे नेता को केवल दुष्प्रचार किया गया। 58 एसडीएम यादव नहीं थे। अब हम ढूंढते घूम रहे हैं कि कश्यप का बेटा कलेक्टर कहाँ है। मैं ढूंढता घूम रहा हूँ मौर्य का बेटा कलेक्टर कहाँ है, क्योंकि वो तो उप मुख्यमंत्री है। एक भी तो कलेक्टर पोस्ट करा देते। अरे थानेदार नहीं पोस्ट छोड़ा उनके कहने पे। और मौर्य भाइयों, आपके असली केशवदेव मौर्य ये बैठे जो माननीय अखिलेश यादव जी के बगल में बैठे। ये अखिलेश यादव कोई एक जात के नेता नहीं है। इन्होंने हर जात वर्ग धर्म का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव। आप इनके मुकाबले काम नहीं कर पाएंगे योगी जी, तो इनको बदनाम करेंगे। इनको क्या क्या नहीं। हमारे नेता के नाम पे उस दिन उन्होंने योगी जी ने जो बोला है, मैं कहता हूं वो हमारे नेताजी के बारे में क्या बोले हैं। अपमानित करने का, अपमानजनक शब्द बोलने का काम किया है। अगर कोई पूछ लिया जाएगा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है तो बताने में कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे नेता जो नेताजी महान जिनका और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं उनके काम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए मौर्य भाई, निषाद, प्रजापति, कुमार, चौरसिया, चौहान, नाई, सविता, विश्वकर्मा, बारी, सब जातियां एक हो जाओ। मैं तो दौरे पे गया था, भारी संख्या में आपके समाज और चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकता है, उत्तर प्रदेश को कोई तरक्की के रास्ते पे ले जा सकता है तो ये माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए दलित भाइयों, आपका आरक्षण घोटाला किया जा रहा है। मौर्य जी तो मौर्य बेटी को भी नहीं बचा पाए, योगी की पुलिस ने हाथ पैर तोड़ दिए उनके। अब बताओ 69,000 शिक्षकों के साथ में घोटाला करने का काम किया, आरक्षण का घोटाला कर लिया। इसलिए साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना है, लेकिन मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, केशवदेव मौर्य जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने माननीय अच्छा साथ पकड़ा है, अच्छे नेता का चयन किया है। हम लोगों ने अच्छे नेता का चयन किया। हम पहले करने के बाद में मैंने नेता और पार्टी का कोई चयन किया तो वो समाजवादी पार्टी का चयन करने का काम किया। इसलिए पिछड़े दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों, अल्पसंख्यक भाइयों, लामबंद हो जाओ, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी की जमानत। इसलिए साथियों, आपको इतना शानदार नेता माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला देश में वर्तमान में कोई नेता नहीं कर सकता है, किसी मामले में नहीं कर सकता है, किसी मामले में नहीं कर सकता है। न विकास में कर सकता है, न सामाजिक समीकरण में कर सकता है और न ज्ञान में कर सकता है कोई। अगर किसी को ज्ञान है में तो इतने शानदार, और न चेहरे मोहरे में भी हमारी पार्टी को गुंडा बताते हैं, हमारी पार्टी को गुंडा बताते हैं। बच्चे को चाहे फोटो और माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो दे दे तो बच्चा भी बता देगा कौन गुंडा है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का कि मुझ जैसे सिपाही पता नहीं कितने हमारी पार्टी को बता देंगे। एक राज्यसभा बनना था, मात्र एक राज्यसभा, तो किसको बनाया? माननीय विशंबर प्रसाद निषाद को बनाने का काम किया गया। एक एमएलसी बनना था तो किसको बनाया? माननीय नरेश उत्तम पटेल को बनाने का काम किया। इसलिए मैं साथियों आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी ही है, हमारे ही नेता है माननीय अखिलेश को तरक्की के रास्ते पे और सभी समाजों का विकास कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल और महान दल को भी धन्यवाद। जय हिंद।
नहीं वहीं से बोले, नहीं वहीं से बोले तो वहीं नहीं ना वहीं ठीक बोले। आप वैसे लखनऊ में गर्मी बढ़ा दिए समाजवादी पार्टी की कार्यालय के पावन भवन को नमन करते हुए लखनऊ जो राजनीति की वैतरणी राजनीति की गंगा है उसको नमन करते हुए आज मंच की शोभा बढ़ा रहे महान दल कार्यकर्ता सम्मेलन की शोभा बढ़ा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मंच की शोभा बढ़ा रहे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजपाल कश्यप जी मंच की शोभा बढ़ा रहे हेमंत सिंह उदयवीर सिंह जी। आज मैं कुछ कहने से पहले सभी धर्मों में सभी जातियों में पैदा हुए महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले हम दलित पिछड़े आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे लोहिया जी को नमन करते हुए तमाम सामाजिक क्रांतिकारियों को नमन करते हुए आज मैं यहाँ दो और शख्सियतों को नमन करना चाहता हूँ। आदरणीय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए और माननीय कांशीराम साहब को जब नमन करते हुए जिन्होंने दलित पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। साथियों बहुत सी बातें राज्यपाल कश्यप जी ने बताई, दलित पिछड़ों के बारे में बहुत सी बातों पे उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत सी बातें बताई। मैं उनके सारी बातों से सहमत हूँ पूरी तरह से और हम दलित पिछड़ों को एकजुट होकर इन झूठे मक्कारों का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, जो संघर्ष किया था, माता सावित्रीबाई फूले ने आपको शिक्षित करने के लिए अपनी ऊपर टट्टी और पेशाब बर्दाश्त किया, लोगों ने उनको टट्टी और पेशाब फेंका, वो सारा का सारा किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर एक बार और आ गई तो ये सब खत्म कर देगी। नेक्स्ट टाइम ठीक करा दो इसको। कोरोना के नाम पर स्कूल नहीं खुल पाया। ठीक है जिन बच्चों के पास लैपटॉप मोबाइल है वो तो पढ़ ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास। गरीब का जो 70% 75% किसान चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबके सब गरीब, उनके पास मोबाइल, छोटा मोबाइल भी नहीं है, एंड्रॉइड फोन की बड़ी दूर की बात है, वो कहां से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शराब की दुकान कोरोना काल में लगातार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि शराब की दुकान में चाहे जितनी भीड़ जुट जाए उससे कोरोना नहीं फैलता। मोदी जी की रैली में, अमित शाह की जुलूस में चाहे जितनी भीड़ हो जाए उसमें कोरोना नहीं फैलता। और मोदी जी और योगी जी जो भाषण देते जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तब मास्क नहीं लगाते। जब अपने एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं अकेले, जब कैमरे के सामने होते हैं, तब उन्हें कोरोना पकड़ता है। ये कोरोना के नाम पर जो देश को उल्लू बनाया जा रहा है, जो नाटक किया जा रहा था, ये उसी तरह से है जिस तरह से 15 लाख के नाम पर आपको उल्लू बनाया गया, जिस तरह से आपको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे के नाम पर उल्लू बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी, आज मुझे एक बड़ा मंच मिला, कभी मुझे मिलता नहीं, मेरे पास ताकत की कमी नहीं। तमाम छोटे छोटे नेता जो पार्टी बना लिए हैं, 10 लोगों का गठबंधन कर लिए हैं, जिन्हें कोई जानता भी नहीं, उन्हीं से पूछ लो कि आपके साथ 10 लोग जो गठबंधन में, उनका नाम बता दो तो वही नहीं बता पाएंगे। ऐसे जो 5000 पार्टी भारत में उत्तर प्रदेश में है, ऐसे लोगों का गठबंधन बना के कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे। उल्लू बनाते हैं, कभी भाजपा से मिलते हैं, कभी इनसे मिलते हैं। ये उल्लू बनाने वाले लोग उन्हीं के साथी हैं, ये पीछे से काम करने वाले लोग हैं।
आरएसएस के सभी समर्थक हैं और सबकी लड़ाई, ये मत सोचिए जो टीवी मीडिया में दिखाया जाता है कि विपक्ष एक होकर भाजपा से लड़ रहा, नहीं, गलत। ये जितने टीवी चैनलों पर आते हैं वो सभी मिलकर अखिलेश यादव जी से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मैंने एक दिन टीवी इंटरव्यू में कहा कि छोटे चैनल पर मैंने कहा कि आरएसएस के 2 हाथ हैं और 10 उंगलियां। अब 2 बड़ी पार्टियां आरएसएस के साथ काम करती हैं, उनको जोड़ो कौन है मैं बताने की मुझे जरूरत नहीं। ये दोनों का एजेंडा एक है। बिहार में जाके देख लीजिए किस तरह से तेजस्वी यादव को हराया गया। वो दोनों मिलकर, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दोनों मिलकर एक आगे से हाथ मोड़ता है, एक पीछे से हाथ मोड़ता है और आपको नुकसान पहुंचा देगा। और उसके साथ छोटे छोटे जो बी टीम है, मुझे भी मैं क्यों जानता हूँ ये सब, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों के साथ था और मुझे भी बी टीम बनाने का बहुत मेरा प्रयास किया गया, मुझे कमजोर किया गया। मैं आर्थिक रूप से कमजोर रहा, मेरे पास ताकत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। में कोई 4 व्हीलर बहुत बड़ी बढ़िया नहीं है, एक 4 व्हीलर है वो भी पुरानी टूटी हुई जिससे मैं चलता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं। आज जितने कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा है, जितना यहाँ अंदर है, कुछ ज्यादा सीढ़ियों पे खड़े, इसके अलावा बाहर भी है, ये सभी अपना पैसा लगाकर नई बसों से, नए 4 व्हीलर से सभी के सभी लोग अपने पैसे से आए। कितने लोग अपना पैसा लगा के आए थे? अपना हाथ उठा के बताओ, हाथ हिला के, खड़े मत हो, बैठे हाथ हिलाओ। सभी के लोग अपना पैसा लगा के आए। मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, कुर्ता के अलावा मेरे पास अपना कुछ नहीं। अब अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ, मुझे कभी कभी गेहूं दाल चावल भी एक कार्यकर्ता सरसों का तेल भी पहुंचाते हैं, जिससे मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई कॉलेज नहीं। मैं 12 साल से समाज के पैसे से चलता हूँ, समाज के पैसे से खाता हूँ। ये कम चंदा देते हैं तो मैं कम चलता हूँ, रोटी भी कम खाता हूँ, एक सब्जी बनवा लेता हूँ। अगर चंदा बढ़ा देते हैं तो मैं थोड़ा एक आध दिन घी भी लगा के खा लेता हूँ। ज्यादा चंदा बढ़ा देते हैं तो मैं पनीर भी बनवा लेता हूँ, स्वाद ले लेता हूँ। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद मैंने कभी भी आपके संघर्ष को, चूंकि मैं गरीब घर का बेटा था और मैं किसी भी बड़ी पार्टी में बड़ा राजनीति नहीं किया, मैंने अपने राजनीतिक सफर को समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सतईराम यादव जी थे, आज नहीं है, वो जिंदा नहीं, उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी में जोड़ा था और मैं समाजवादी पार्टी में विधानसभा का महासचिव बनाया गया। और उसी दौरान नेताजी के तमाम कार्यक्रम हुए, मुझे नेताजी के साथ खड़े होने का, फोटो खिंचवाने का कई बार मौका मिला। उसी दौरान नया जब मैं समाजवादी पार्टी में गया था, उसी समय आदरणीय अखिलेश यादव जी जौनपुर में पहली बार स्कूल से जब राजनीति में कदम रखे तो जौनपुर आए और जौनपुर में इतनी धक्का मुक्की, इतना संघर्ष, इतना बवाल, चूंकि जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ और बहुत ताकत है समाजवादी पार्टी की वहां और बड़ा वोट बैंक, इसलिए बहुत भीड़ थी। मुझे भी एक फोटो खिंचवाने का मौका मिल गया था। मैंने कई बार, जब से महानगर का एलायंस हुआ, मैंने कई बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कई बार मैंने फोटो खिंचवाई और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बगल में बैठकर तमाम चैनलों पर लाइव चल रहा हूँ, तमाम समाजवादी पार्टी का। मैं कांग्रेस के अलायंस में रहा, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों के साथ, लेकिन जो खुशी आज है वो मुझे कभी नहीं, क्योंकि वो लड़ाई बाबा साहब लड़ते थे, जो लड़ाई कांसीराम साहब ने शुरू की थी, जो आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू की थी, वो लड़ाई, ये सब हम लोग हमारे आदर्श हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे आदर्श हैं, लोहिया जी हमारे आदर्श हैं, कर्पूरी ठाकुर आदर्श हैं। ये सभी लोग बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं और बराबरी की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं। हिंदू धर्म का सत्यानाश हो गया। आज जो हिंदू धर्म चल रहा है वो सही हिंदू धर्म नहीं है। असली हिंदू धर्म वेद के
हिसाब से अगर देखा जाए तो वेद कहता है कि जो सभी हिंदू बराबर हैं। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों किसी की कहने पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। इसका मतलब हिंदू धर्म में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है तो ब्राह्मण है, अगर वो रक्षा करता है, राजपाट करता है तो क्षत्रिय है, अगर वो व्यापार करता है किसी भी प्रकार का तो वैश्य है, और अगर वो सेवा का काम करता है, कपड़े धोता है, नाली साफ करता है, बाल काटता है, भैंस चराता है, खेती करता है, ये काम करने वाला किसान भी अगर किसानी भी करता है तो हिंदू धर्म में शूद्र का दर्जा वेद के अनुसार है। लेकिन वेद कहता है कि शूद्र का बेटा शूद्र नहीं होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा वर्ण होगा। इसका मतलब अगर आज अपनी हिंदू धर्म लागू होता तो आज यहाँ बैठे आदरणीय अखिलेश यादव जी को क्षत्रिय का दर्जा मिलता, जैसे कि भगवान कृष्ण। राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हो पाई? लोग कहते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण की तमाम रानियां थी, लेकिन हम अगर किसी से पूछे कि आप कितनी रानियों का नाम जानते हैं तो कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी 2-4 नाम से ज्यादा नहीं बता सकता। मैं तो एक ही नाम जानता हूं, लेकिन राधा का नाम हर कोई जानता है। जो कृष्ण को जानता है वो राधा को जरूर जानता है। लेकिन फिर राधा से इतना प्यार होते हुए कृष्ण की शादी, भगवान कृष्ण की शादी राधा क्यों नहीं? क्योंकि उस समय वेद का नियम लागू था, आज का नियम लागू नहीं था। उस समय भगवान कृष्ण यदुवंशी तो थे, लेकिन उनके पिताजी राजा थे, इसलिए वो क्षत्रिय वर्ण के थे, और राधा किसान की बेटी थी, यदुवंशी थी, लेकिन किसान की बेटी थी, इसलिए यदुवंशी शूद्र, राधा। यदुवंशी शूद्र की शादी यदुवंशी क्षत्रिय से नहीं होती थी। उस समय शाक्यवंशी क्षत्रिय की शादी यदुवंशी क्षत्रिय से उस समय वर्ण की शादी वर्ण में होती थी। इसीलिए चाणक्य का नाम, चाणक्य शाक्यवंशी थे लेकिन ब्राह्मण कहे गए। रावण राक्षस कहा गया एक तरफ, लेकिन उसके साथ ब्राह्मण कहा गया। क्यों ब्राह्मण कहे गए? ब्राह्मण, और क्यों ब्राह्मण क्यों कहे गए? चाणक्य शाक्य क्यों थे? क्योंकि उस समय वर्ण के हिसाब से नहीं, उस समय कर्म के हिसाब से वर्ण था, तो जो जैसा कर्म करता था, और वर्ण की शादी वर्ण में होती थी। इसका मतलब 1000 साल पहले यदुवंशी क्षत्रिय की शादी मौर्यवंशी क्षत्रिय में होती थी। माने मौर्यवंशी राजा की लड़की यदुवंशी राजा की लड़की के साथ शादी की जाती थी। तो ये हम सब एक है, अलग कहाँ हुए? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों की देन है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान या आगे पिछड़े सब में लड़ाई करा दी और सबको छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय ब्राह्मण हर वर्ण से ब्राह्मण होता था, कोई एक वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता था। उस समय अग्निहोत्री क्यों होते? अग्निहोत्री माने लोहार का बेटा विद्वान हो गया तो अग्निहोत्री हो गया। इस तरह से उस समय वंश का क्या करना नहीं सैनिक करना, पता नहीं क्या है सैनिक करना भी बोला कल आ रहे हम लोगों का डीएनए एक है, चाहे वो कोई ब्राह्मण है, चाहे वो कोई यादव हो, चाहे कोई मौर्य हो, चाहे शाक्य हो, सैनी हो, कुछ हो, कोई भी। तो कुल मिलाकर मैं इन विषयों पे बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं और आपको बहुत से काम है, बहुत लोग मिलने वाले हैं। हम लोग तो खाली आदमी हैं और खाली लोग हैं, 2 घंटे भी बात कर सकते हैं। हम लोगों के पास कोई काम नहीं, उन्हें आने वाले समय में शासन सत्ता को संभालना है। आज मैं आपको, सभी लोग महानदल के कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन आज मैं प्रेस के साथियों को, आदरणीय अध्यक्ष जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई यहाँ सामाजिक है, सामाजिक क्रांति की है, और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के प्रणेता आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे। मुझे याद है, मैं एक समय गया था मध्य प्रदेश में, शिवपुरी में, ग्वालियर के आगे शिवपुरी है, उधर आप चले जाइए, दलित पिछड़े आदिवासी समाज की स्थिति एकदम बद से बदतर है, खाने के लिए मोहताज है, लोगों के पास कुछ नहीं है। यही हम लोगों, मैंने अपने सामने, मेरी उम्र
इतनी हो गई कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और कांग्रेस की शुरुआती सरकारों को देखा। मैंने उस समय देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी तो दलित पिछड़ों का झूठ समझा जाता था। उनके साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती थी वो यहाँ मंच पर जिक्र करने का समय नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि आज अगर आप खड़े हैं और आज आप सम्मान से बैठे हैं तो आप आज बैठे हैं तो केवल कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी नेताजी नहीं थी कि आप कुर्सी पर बैठे। और भारतीय जनता पार्टी आपको वही पहुंचाना चाहती है जहां से आपको महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब लेकर आए थे, कांसीराम साहब और नेताजी लेकर आए थे, वही आपको भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती है। मैं तो 2017 में अध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया, मैं मिला। मैं चाहता था कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर काम करूं। मैंने पार्टी जरूर बनाई है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जैसे अच्छी पार्टियां जिनकी विचारधारा दलित पिछड़ों सहित सर्व समाज को आगे लेकर चलने की है, ऐसी पार्टियां देश में और प्रदेश में शासन करें। झूठ बोलने वाले, खरीद करने वाले होंगी। अभी राजपाल कश्यप साहब ने कहा कि फोटो मिला लो। मैंने पहली बार जब योगी जी का चेहरा देखा तो मुझे शोले फिल्म का गब्बर सिंह मैं हकीकत में बता रहा हूँ। अगर योगी जी को आजकल तो चूंकि मसाज उनको मिल रहा मुख्यमंत्री होने के नाते और चेहरा चमक गया है, लेकिन अगर पुराने योगी जी को जब सांसद थे योगी जी, अगर उनके बाली पहना था जैसा गब्बर सिंह ने शोले में पहना था, आप उसकी फोटो में आंसर नहीं। और बात भी वही है, ठोको जिसको चाहो, ठोको जिसका चाहो घर गिरा दो। न नियम, न कायदा, न संविधान। मैं कल बात कर रहा था कुछ लोगों से, विकास दुबे की बड़ी बात होती। विकास दुबे को गोली मार दी गई जिसने सरेंडर कर दिया मंदिर में, महाकाल मंदिर में। जब उसने सरेंडर कर दिया, निहत्था आदमी, आप 100 पुलिस लेके उसको आ रही थी। अगर आप इतनी पुलिस आपकी कमजोर है योगी जी की तो 1000 पुलिस लेके आनी चाहिए थी। जब वो इतने पुलिस, इतना बदमाश कि अकेले निहत्था आदमी पुलिस वालों से बंदूक छीन के भाग सकता है, तो नौकरी छोड़ो, मुझे दे दो, मैं विकास दुबे को नहीं भागने दूंगा, मुझे डंडा दे दो, तुम आंख में धूल झोंकोगे, हम मान लेंगे। अरे हमारी मजबूरी है, हम मान रहे हैं तुम्हारी बात, हमारी मजबूरी है, जानते हैं हम सब हैं, हम बच्चे नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं, जानते हैं किस तरह गाड़ी पलटी जाती है। और आज योगी जी की बिरादरी की कितनी गाड़ी पलटी गई उत्तर प्रदेश में। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे बगल में बनारस है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया भारतीय जनता पार्टी में, बनारस से मैं नाम लेना नहीं चाहता। विकास दुबे को विकास दुबे ने आपको सरेंडर जब कर दिया, आप अदालत में लाते, हो सकता है विकास दुबे ने गोली नहीं चलाई हो सकता है आपस में सीओ और इंस्पेक्टर की पहले से झगड़ा था, सभी लोग जानते हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर ने अपने लोगों को भेज के मरवा दिया, उसे अदालत में कहने का मौका तो दो। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, मैं संक्षेप में अपनी बात कहते हुए मैं उदाहरण में ज्यादा 5 मिनट और लूंगा। मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं, एक दिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक आदमी ने मुझे फोटो भेजा। उसमें एक छोटा 2 साल का बच्चा, उसके ऊपर सेना के किसी सैनिक ने, सेना के जवान ने उसके मुंह पर जूता रख के उसे दबा रखा और बच्चा चीख रहा। जूते के ऊपर सैनिक दिख नहीं रहा, जूता तक खाली फोटो थी, लेकिन सैनिक उसे कस के दबा रखा है सैनिक ने, और बच्चा चीख रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आई उस फोटो को देख के, लेकिन ये फोटो का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये था कि दूसरे दिन उस आदमी ने मुझे वीडियो भेजा। उस वीडियो में उसका पिता सैनिक है, जो बच्चा जूते से दबा है, सैनिक है, जूता उतार के अंदर जाता है, वो बच्चा जूता उठाता अपने ऊपर रख के खेल रहा है। उतना उसने काट कर फोटो बना दिया। तो ये एक पहलू है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान लिखते समय मैं वकालत करता था, हमारे यहाँ कोर्ट में व्यवस्था है कि एक पक्षी कोई फैसला नहीं अदालत देती जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं होते कोर्ट के। अगर कोई नहीं आता, नोटिस दी जाती है, सम्मन इशू किया जाता है, पुलिस को लगाया जाता है, अरेस्ट करके उसे अदालत में हाजिर किया जाता। क्यों? क्योंकि एक पक्षी फैसला
बाबा साहब ने रोक लगाई थी कि एक पक्षी फैसला आप दे दोगे तो हरगिज सही नहीं हो सकता, वो गलत होगा। तो आप अगर सही थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर नस नहीं दबी थी विकास दुबे के माध्यम से, आपने इनकाउंटर उसका नहीं करना चाहिए था, आप उसे अदालत जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी। असली जो है अपराधी गुंडे नहीं होते, असली अपराधी तो खद्दर पहनने वाले नेता हैं। सारे लोग इन्हीं के सर पे चलते हैं। अगर नेता चाह जाए, अगर मुख्यमंत्री चाह जाए तो मंदिर से चप्पल नहीं चोरी होगी। कोरोना काल में कोई निकल के दिखा दिया हो, बता दो, जिसने निकली उसका पिछवाड़ा लाल हो गया, काला हो गया। तो ये हालात है देश के। कोरोना काल, कोरोना के नाम पर उल्लू बनाया जा रहा। अभी योगी मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गए, कार्यक्रम किए। 19 अक्टूबर को कहे कि अभी कोरोना है, रोज कहते कोरोना है, मोबाइल लगाओ कोरोना है, कहीं काल नहीं लगती। लेकिन जब रैली करना होता है तो कोरोना नहीं होती, चुनाव करना होता है तो कोरोना नहीं होता। तो कोरोना के नाम पर दोगली बातें हो रही है देश में। सावधान होने की जरूरत है। कोरोना है कि नहीं है, लेकिन मोदी जी और योगी जी रहेंगे तो ना आपकी दुकान खुल पाएगी, ना आपका स्कूल खुल पाएगा, ना आपकी फैक्ट्री खुल पाएगी। उनकी शराब की दुकान खुलेगी जिससे सरकार की आमदनी हो जाएगी, लेकिन आपकी आमदनी का सारा जरिया ठेला से लेकर आपकी दुकान तक बंद कर देंगे, आपको भुखमरी के कगार करवा देंगे। आने वाले समय में यही अच्छा दिन है। काम के नाम पर तुमसे आशा करिए ही मत। कभी कभी काम की बातें उनसे कोई करता है तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। उनसे काम की बात क्यों कर रहे हो? उनसे उल्टी सीधी काम करवा लो जो वो कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता। मेरे सामने विद्वान मुख्यमंत्री रहे हैं, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्री रहे। मैं उनके सामने कुछ कहूँ ये मेरी हैसियत में नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जो भी कहना था, जो भी गलत हुआ होगा उसे मैं कहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने गाना सुनाया, गीत सुनाया, उसमें नेताजी का नाम सीधे सीधा लिया गया, उन्होंने सम्मान नहीं दिया, माफी भी नहीं मांगी। मैं इनकी ओर से माफी मांगता हूँ, सुमन जी की ओर से, मेरी पत्नी है। हम लोग भाई वो तो हमारे आदर्श रहे हैं। मैंने उनको उनकी फोटो देख देख के घर में मैं बड़ा हुआ और राजनीति सीखा, तो मेरे आदर्श हैं। हम लोग उनका नाम भी नहीं लेते, हम लोग प्यार से सम्मान से नेताजी कहते हैं और आज नेताजी को याद करते हैं, नमन करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये चीज आदरणीय अखिलेश यादव जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आप और लोगों की तरह केशव देव मौर्य को मत समझिए। केशव देव मौर्य पैसे के लिए राजनीति नहीं कर रहा है, केशव देव मौर्य पद के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। केशव देव मौर्य केवल इसलिए राजनीति कर रहा है कि जब आप सरकार में आए या कोई भी सरकार में आए तो ये जो शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रहता है, इसका भी सम्मान और हिस्सा और इसकी सुरक्षा। बाकी मुझसे कोई भी कहता कि भाजपा को रोकने के लिए आप समाजवादी पार्टी क्या मदद कर सकते हैं, मैं विलय भी कर सकता हूं समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिसको खुन्नस होती है किसी से, जिसको गलत तो समझता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप गलत समझते हैं, जो नेता टीवी पे चैनलों पे बात करते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मदद समर्थन क्यों नहीं कर देते? सीट मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी ममता बनर्जी को भाजपा को हराने के लिए समर्थन किया था। क्या बंगाल में जाकर सीट मांगी थी? क्या मांगी थी? क्या नहीं? तो आप क्यों सीट के चक्कर में? मैं सीट के चक्कर में नहीं हूँ। आप समाजवादी पार्टी का क्षमा करिए, महान दल का पूरे प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, आपका शामली, मुरादाबाद, संभल से लेके बिजनौर, उधर से होते हुए रामपुर, आपका ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा जिसे नया नाम दिया गया, इसके अलावा आपका पूरा इधर का आगरा, हाथरस, अलीगढ़ से लेके पूरा पश्चिम है, बरेली, बदायूं, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, सब जगह के कार्यकर्ता, पूर्वांचल से मिर्जापुर, कुशीनगर, जौनपुर, भदोही,
हर जिले से कार्यकर्ता आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता है। कोई जिला मुख्य छूटा हो तो बताना भाई, माफ करना। हाँ बोलो। लखीमपुर खीरी, शांत हो जाइए, बिल्कुल पूरे हर जिले के, मैं किसी जिले का अपमान नहीं करना, सब जिले के, वो पूरे उत्तर प्रदेश के कम ज्यादा कार्यकर्ता सब जगह से आए। और ये वो सब कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में आज से लेकर चुनाव तक पूरा समय देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हो जाएगा कि घर नहीं जाना, पत्नी फोन करे तो भी नहीं जाना, नहीं जाएगा। और ये सब कार्यकर्ता हैं, इसमें भीड़ नहीं है, ये सब शुद्ध रूप से। इसमें हमने महानगर में जब हमने बनाया तो मैं देखिए बताना चाहता हूँ, हमारे पास फुल टाइमर कार्यकर्ता है जिनके लिए पहला महानदल है, उसके बाद दूसरा कोई काम है। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 40-45 है जो पूरी तरह फुल टाइमर कार्यकर्ता। हाफ टाइमर कार्यकर्ता जो थोड़ा घर का काम देखते हैं और थोड़ा महानदल का काम देखते हैं, 50%, उनकी भी संख्या 150-200। बाकी ये सब पार्ट टाइमर कार्यकर्ता है, दिन भर खेती करते हैं, काम करते हैं। और जब महानदल की रैली लग जाती है तो आपकी रैली सफल बनाने के लिए कासगंज में जिस तरह से रैली ये सब कार्यकर्ताओं ने मिल किया था, वहाँ सभी लोग वहाँ थे। कासगंज में कितने लोग खड़े थे, वहाँ आए थे, सबके सब वहाँ आए थे, हर जिले से लोग आए थे और बहुत जबरदस्त भीड़ हुई, लाखों की संख्या में आपका हम लोगों ने स्वागत किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाते हुए कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि मैंने ऐसे नारा नहीं दिया, मैंने ऐसे ये संकल्प नहीं लिया, मैंने कभी नहीं कहा महानदल ने ठाना है गठबंधन की सरकार बनाना, मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि आप हमारे नेता थे जब हम समाजवादी पार्टी में थे, आज भी आप हमारे नेता हैं और हमेशा आप हमारे नेता रहेंगे। मैं आपका सहयोगी हूँ, मैं आपका सहयोगी हूँ और सहयोगी की तरह तब तक रहूंगा जब तक आप खुद भगा नहीं देंगे। मैं हमेशा महान रहेगा। आप सरकार बनने के बाद कितनी नौकरी किसको देंगे, किसका ट्रांसफर कहाँ करेंगे, मैं पूछने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर हमारे गरीब कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ तो चाहे कोई भी करेगा, मैं आपके दरवाजे पर जरूर आऊंगा और लड़ूंगा, जरूर। कोई मांग नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं क्योंकि अपना नारा दोहराकर पूरी ताकत के साथ आपने नारा लगाया, घंटों से नारा लगाया, थक गए हूँ, थक गए? अगर थक नहीं गए हैं तो पूरे हाल को गुंजायमान कर दीजिए और पूरी ताकत के साथ दोनों मुट्ठी बंद खड़े होकर सभी लोग ध्यान से खड़े हो पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, लेकिन और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। सरकार बनानी है, बाबा को रोकना बड़े आराम से हम लोग रोक लेंगे। ये 2017 में पूरा शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था और ये पूरे लोग मिलकर बाबा जी का लोटिया को ऐसे डुबा देंगे। आपको मजबूत है ही, हम भारतीय जनता पार्टी को हर विधानसभा में 15-20 हजार नुकसान करेंगे और आपको 15-20 हजार का फायदा देंगे। तो मानिए 50,000 से सीट जीतेगी। बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर पूरी ताकत के साथ आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जो मंच पे हो बैठ जाए, मंच पे ना करो, नीचे के लोगों खड़े रहें। अब पूरी ताकत के साथ नारा लगाएं, महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा नारा अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा तो हो गया और पहलू बढ़ाते जाओ ना, जब आगे बढ़ती है गाड़ी जावा होती है, आगे बढ़ती जाती, गर्म होती जाती, इसलिए गर्म होते जाओ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा नारा आप लोग लगा दो, जो संकल्प है महानदल ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है और कोई ताकत रोक नहीं सकती। जितना मन का है बाबा जी टीवी पे कूद फान ले, सरकार नहीं बनाने देंगे हम, सरकार महानदल ने ठाना है, महानदल ने ठाना है, महानदल ने ठाना है, महानदल ने ठाना है। मैं बहुत आभारी हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, उन्होंने मुझे इतना समय दिया, उन्होंने अपना हाल हमें इस्तेमाल करने दिया। आज हमें अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करना होता, कहीं तो पैसा लगाना पड़ता है, आपने हमें होंगे और
इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सभी प्रभारियों का आभार व्यक्त करते हुए, मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए, कहीं भी कहने में कहीं चूक हुई हो, किसी को दुख पहुंचाओ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महान, नमो बुद्धाय, जय समाज। चलिए तब अच्छा तो यहाँ से लगता नहीं, वहाँ से बनता है। शांति शांति बनेगा नहीं, बन जाएगा सर, बोलिए। जो बोलने का वहाँ से अच्छा बनता है। अरे ये वही माइक लगा दें। तो अब नहीं पहुँच पाएंगे। बैठ के नहीं बुलाइए, बैठ के बोले। हाँ बैठ के नहीं, चलिए खड़े होके बोलेंगे कोई। अच्छा लगेगा बैठ के, अच्छा लगेगा। बैठ के नहीं, अरे खूब अच्छा लगेगा। अरे ये लगेगा कि प्रेस कर रहे हैं। हाँ वही लग रहा है कि भाषण वाला तो उसी पे लगता है वहाँ पर। यहाँ माइक आ जाए। मैं सबसे पहले महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और उनके साथी, उनके सहयोगी, उनके समर्थक जो आज इस हॉल में बैठे हैं, मैं एक एक साथी और समर्थक का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि मंच पे बहुत सारे साथी बैठे हैं, जो नारा आप लोगों ने दिया है, मैंने कई कार्यक्रमों में इस नारे को सुना है आपके, और मुझे याद है कासगंज की जो ऐतिहासिक जनसभा हुई थी, जिसमें आपकी पार्टी की टोपी और यही आपके महान दल का झंडा पूरा लहराता हुआ हमें पंडाल में दिखाई दे रहा था। आप हम लोग किसानों के सवाल पर एक हुए थे। जो हमारा अन्नदाता वहाँ आंदोलन कर रहा है, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हुए थे। वो सभा ऐतिहासिक हुई थी। शायद इतनी बड़ी सभा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहने के बावजूद भी नहीं कर पाई। ये अलग बात है, उसका प्रचार जितना होना चाहिए था हम लोग प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर देखा या हमारे आपके माध्यम से जहाँ तक बात पहुँची, उन सब ने स्वीकार किया कि किसानों के समर्थन में महान दल और समाजवादी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक है। उतनी बड़ी रैली कहीं नहीं हुई आज तक। ये जो नारा वहाँ पर चला था, आज लखनऊ के करीब आ गया। और अगर हम लोग ये दीवार तोड़ दें तो उस नारे से हो सकता कोई कान से कमजोर हो जाए। बस दीवार का फासला है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये दीवार हट जाए तो समझ लो कहाँ पहुँचना है हमें और आपको। जो नारा दिया था महान दल ने ठाना है, और मुझे भरोसा है आप सब जिन लोगों ने ये नारा दिया है कि आने वाले समय में आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं, लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया। और आप और हम लोग तय कर लें, और इसलिए तय करना ज़रूरी है
दिल्ली वाले सुना है पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अभी जब मैं लोकसभा में था तो जब शोर हुआ जासूसी पर, तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले पिछड़े और दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे आप भरोसा करोगे उन पर? क्या आप भरोसा कर सकते हो इस बात पर? ये जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं और जो लखनऊ में मंत्री पद दिए जाएंगे, जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, जी हजूरी हो रही है जो, वो केवल वोट के लिए हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। हमारे आपके क्या मुद्दे हैं? भगवान बौद्ध ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ज्योतिबा फुले जी ने जो हमें संघर्ष बताया, वही तो हमारा आपका रास्ता है। उस रास्ते में दीवार कौन बन करके खड़ा है? वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए महान दल के कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे बधाई देता हूं कि अभी जब आपके नेता केशव देव जी बोल रहे थे और उससे पहले हमारी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी ने कुछ चीजें साफ कर दी हैं। कुछ नकली बैठे हैं कहीं, वो नकली हैं, वो नकली हैं कि वो गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं अभी तक। गड्ढा भरने की जिम्मेदारी तो उनकी है। कहाँ गड्ढा भरे जा रहे हैं बताओ कहीं? जब गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं किसी चीज के, तो आपके हमारे सम्मान का क्या करेंगे? और एक बार उन्होंने कहीं तख्ती लगा ली थी अपनी, अगर याद हो, हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। एक बार गलती से हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए, वो जो नकली वाले थे उन्हें पता लगा कि अब सीट खाली है और ऑफिस भी खाली है। वो जा करके उस सीट पे बैठ गए, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बुला लिए और बाहर अपनी तख्ती लगा ली। भाई ठोकने वाले आ गए, उन्हें जानकारी मिल गई। जो ठोको नीति चला रहे उन्हें जानकारी मिल गई कहीं से, वो दिल्ली से लखनऊ वापस आए। उसके बाद वो कभी कुर्सी उनके नसीब नहीं हुई और वो तख्ती भी पता नहीं कहाँ फेंक दी, पता नहीं। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं, आपके समाज का कोई काम होगा, केशव देव असली बैठे हुए हैं, ले आना, सरकार बन जाएगी, कहीं आपको निराशा हाथ नहीं मिलेगी, निराशा नहीं होगी आपको। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना, और सरकार बनने जा रही है। आपका सहयोग, आपका समर्थन मिल जाए। और कितना भेदभाव हुआ सोचिए आप। हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो, हम और आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। ये बहस चल रही है लगातार, और जैसे ही चुनाव करीब आता है तो बहस और तेज हो जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी आपकी मांग है, पहले कांग्रेस ने जनगणना नहीं की, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, सब गिनती हो गई, लेकिन आखिर तक आंकड़े बाहर नहीं आए। जनगणना फिर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है। इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का, तो जनगणना अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। और क्या समय लगेगा? आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या समय लगेगा? बैंक के सबके पास आंकड़े हैं, आपके जनधन अकाउंट के आंकड़े हैं, गांव-गांव मोबाइल है, आधार पहले ही बन चुका है, वे आपके वोटर आईडी है, न जाने कितनी जगह है जहां से आप पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर हासिल करना भी पड़ा तो केवल हमें क्या है,
100-200 लाइन वाला फ़ोन लगाना पड़ेगा एक। आप फ़ोन करिए, अपने आप रजिस्टर हो जाइए उसमें। जैसे याद कीजिए बीजेपी ने अपनी रजिस्टर किया था, मिस्ड कॉल करिए, रजिस्टर हो जाइए। याद है कि नहीं याद है? इसी तरीके से एक मिस्ड कॉल सेवा हम लोग कर देंगे। आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन मिलाइए, और अगर आप साग के सैनी, मौर्य, कुशवाहा हैं तो 1 बटन दबा दीजिए, और अगर आप यादव हैं तो 3 नंबर बटन दबा दीजिए, अपने आप गिनती हो जाएगी। 3 महीना तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 6 महीना ज़्यादा बता रहा हूँ। लोग दिन रात फ़ोन करेंगे, अपने आप गिनती हो जाएगी, और उसमें खर्चा भी नहीं होने वाला। और आरक्षण का सवाल, अभी कुछ बच्चे यहाँ आए थे जो लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया हुआ है। सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं हम सबसे बड़े हमदर्द हैं पिछड़ों के। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि सबसे बड़े हम ही हैं जो कष्ट मिटा देंगे पिछड़ों के, दलितों के। बताओ यहाँ कितनी बार आए लोग अपना हक मानने, सम्मान मांगने? इन्होंने लाठी मार करके वापस किया है। इसलिए इस बार मौका मिलने जा रहा है आपको 22 के चुनाव में। असली वोट की लाठी अगर कोई मारेगा तो पिछड़े और दलित मारेंगे, जिनका हक और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। क्या क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोग उन्हें पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ है ऐसे मुख्यमंत्री। कहीं संविधान में, कानून में नहीं है, ठोक दो। और ये अनपार्लियामेंट्री भाषा है, लेकिन ठोकने से चला रहे थे प्रदेश को। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कोरोना के समय पे, कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा मोबाइल और सबसे ज़्यादा लैपटॉप काम आया। अगर ये नहीं होते लैपटॉप और मोबाइल शायद, तो हमारे लोग कमरों में बंद रह के, घरों में बंद रह करके न जाने कितने लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती। कम से कम मोबाइल और ये हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप थे जिन्होंने हमें और आपके जोड़ करके रखा। कुछ समय उससे अच्छा गुजर गया, बीमारी में हमारा साथ दिया उसने। और सोचिए, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लैपटॉप भी देंगे और डाटा भी देंगे। सोचो कभी क्यों नहीं आपको लैपटॉप मिला? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते और मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला। और याद कीजिए, अगर कहीं आप समाजवादी सरकार में रहे होंगे तो कोई गांव नहीं छूटा, आपके समाज के भी कुछ बच्चों को मिल गया हुआ लैपटॉप। और आप जानते होंगे जिस परिवार में लैपटॉप मिला है, आप बताओ कि किसी गांव में मिला कि नहीं मिला लैपटॉप? और इस सरकार में इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले कह दिया, डीएनए की बात कह दी। पता नहीं डीएनए क्या होता है। ये हमारे बायोलॉजी वाले जानते होंगे, डॉक्टर जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे डीएनए क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीएनए नहीं मिलता उनका, जो भगवान को नहीं पूछते। हम तो भगवान राम को पूछते हैं, बताओ आपका डीएनए अब क्या है? मैंने कहा कि डीएनए का ही फुल फॉर्म नहीं जानते। और आगे की बात मैं नहीं कहूँगा, डीएनए उनके हाथ में नहीं है। वो बायोलॉजी वाले लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग समझ जाएंगे। आधी अधूरी बात छोड़ रहा हूँ टीवी के लोगों के लिए, क्योंकि वो योगी हैं, इसलिए डीएनए वाली बात हम उनसे नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है वो योगी हैं? ये सही कहा आपने कि नेताजी का सम्मान से नाम नहीं लिया, लेकिन ये सच बात नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को पूछते हैं तो तू भी कह देते हैं, गाना बनता है। तो जो इन्होंने जो गाना बनाया था तो उसमें सम्मान की ज़रूरत नहीं थी, गाना ही सम्मान था। उनका भाव और गाने के शब्द ही सम्मान के थे। लेकिन ये अलग बात है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको माफ़ी मांगनी थी तो उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। और सोचो हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या है। अभी नेताजी के बारे में क्या कहा उन्होंने। हम लोग नहीं उस झगड़े में फंसेंगे, लेकिन असली लड़ाई यह है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तो सबका भाग्य खुलेगा। ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास रोक दिया, इन्हें विकास पसंद ही नहीं है और इनका विकास केवल विज्ञापन में है और केवल प्रचार में है और कहीं विकास नहीं दिखाई देगा इनका। और जब कभी इनके ऊपर संकट आता है तो न जाने कहाँ छिप जाते हैं जाकर के। इन्होंने अभी तक अपना घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, संकल्प पत्र का पहला पन्ना नहीं पढ़ा इन्होंने। आप उठाइए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, सबसे पहला लिखा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, हम और आप सब किसान हैं, सबकी खेती बाड़ी है, कुछ न कुछ पैदा करते हैं। बताओ किस फसल की आपको कीमत दुगनी मिली है? किस पैदावार का आपको दुगना लाभ मिल गया? न गेहूं का मिला, न धान का, न गन्ने का, न आलू का, किसी का नहीं मिला। ये सब किसान हैं और खेती करने में माहिर लोग हैं ये सब। आपसे अच्छी खेती कोई नहीं कर पाता। फल सब्जी से लेकर के खेती का काम अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम और आप लोग मिलकर के कर रहे हैं। और जो कानून ले आए उससे सब छिन जाएंगे खेत, ये बचेंगे नहीं खेत। अभी कह रहे थे कि कश्मीर में प्लॉट ले लो आप, फिर कहा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, यहाँ से चले जाएंगे कुछ लोग, सब प्लॉट ज़मीन मिल जाएगी आपको। बताओ अन्नदाता के लिए क्या कह रहे हैं कि वो अन्नदाता लोग हैं जिन पे ज़मीन नहीं है, जिनकी ज़मीन छीनी जाएगी। सोचो, ये कह रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनसे सावधान रहना, गांव में कुछ भी प्रचार कर सकते हैं ये लोग। ये कह रहे हैं किसानों की ज़मीन छीन करके हम दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, ये किसी को ज़मीन नहीं देंगे। ये ज़मीन अगर छीनेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे जो आंख लगा करके बैठे हैं कि कब कानून पास हो जाए और ज़मीन हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि बड़ा काम करना चाहते हैं। अभी बाजार उनके हाथ में नहीं है और बाजार को अपने हाथ में करना चाहते हैं वो लोग, सब्जियों को अपने हाथ में करना चाहते हैं। ये कभी देखना ठेलों पे जो सेब लगे हैं उनमें छोटा सा स्टिकर आता है, किसी कारोबारी का नाम लिखा हुआ है उस पर। क्या कोई कल्पना कर सकता है वहां से सेब आ रहा, कश्मीर का सेब, और स्टिकर अडानी का लगा हो उस पर? दोबारा जाना ठेले पर, देखना ये बात सही है कि नहीं सही है। तो बताओ, सेब ये तो काम दूसरे लोग कर लेते हैं, हमारे गरीब कर सकते थे ये काम। इस काम में भी चले आ गए आप। चाहते हो दूध भी बेचना चाहते हो। हमने कारखाना लगाया दूध का, अमूल का प्लांट, सोचा यहाँ के किसानों का और गरीबों का दूध खरीदा जाएगा। सरकार पलट गई, दूसरी सरकार आ गई। अब बताओ, गुजरात से दूध आ रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की गाय का दूध नहीं ले रही है, यहाँ की भैंस का दूध ले रहे हैं, गुजरात से मंगा रहे हैं अमूल प्लांट के लिए। सोचिए, लखनऊ में जो लगा प्लांट, ये इनका काम करने का तरीका। और याद कीजिए देश के मंत्री ने क्या कहा था जब सरसों का तेल महंगा हो गया, तो कहा कि इसमें मिलावट नहीं है इसलिए सरसों का तेल ज़्यादा महंगा है। सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सस्ता कैसे करेंगे? मिलावट करके सस्ता करना चाहते हैं। याद कीजिए, होगा उनका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं। और आज सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। सरसों पैदा करते हम और आप, और तेल जब खरीदने जाओगे तो बताओ कितना महंगा। अगर हम और आप लोग खुद अपनी पेराई कर लें तो कितना शुद्ध भी होगा, अच्छा भी होगा, टेस्ट भी होगा, खुशबू भी होगी। लेकिन जब बोतल में बंद होकर के आएगा तो शायद उसकी खुशबू नहीं होगी, और जो खा लेगा उसे सीधा अस्पताल अपना दिल दिखाना पड़ेगा जाकर। और प्रचार क्या आता है? तो इसलिए किसान के सामने संकट है, पिछड़े दलितों के सामने संकट है। ये काले कानून आ गए, लागू हो गए तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इससे बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं। ये न सड़कें बनाना चाहते हैं, न अस्पताल बनाना चाहते हैं। बताओ, कोरोना में देख लिया कि क्या काम आया। जो भी कुछ इंतज़ाम था समाजवादियों की सरकार का इंतज़ाम था, जो अस्पताल थे वो उसी समय के थे। अगर नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने अस्पताल न बनाए होते तो न जाने कितने गरीबों को इलाज के बिना ही दम तोड़ना पड़ता। अस्पताल नहीं बनाए इन्होंने, दवाइयों का इंतज़ाम नहीं कर पाए। बताओ, मामूली सी दवाई पैरासिटामोल नहीं मिली, और दूसरी दवाइयाँ थी जो सस्ती थी वो नहीं मिली किसी को। और ऐसी भगदड़ मचाई कि एक ही इंजेक्शन है जिससे जान बच जाएगी। गरीबों को लगा कि अमीर लगवा रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो शायद गरीब भी इससे बचा लेंगे अपनी जान।
बताओ, इंजेक्शन नहीं उपलब्ध करा पाए। और तो और जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। अपने आप सिलेंडरों का इंतजाम करते फिरे, अपने आप बिस्तरों का इंतजाम करते फिरे, और तब जाकर के जान बची। और कहते कि हमें, और क्या जवाब देते हैं कि ऑक्सीजन के बिना किसी की जान नहीं गई। हमने आपने देखा है कैसे लोग सिलेंडर लेकर के भाग रहे थे, और जहां कब्रिस्तान शमशान थे, बताओ कितनी लाइन लगी हुई थी। जो शमशान थे ऐसे कभी नहीं जली होंगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जली हैं। और लखनऊ में जब जलने लगी, हमारे पत्रकार साथियों ने तस्वीर दिखाई तो उन्होंने उसमें ढांक दिया, टीन शेड लगा दी जाके। बताओ, ये योगी की सरकार है? अपने आप को कहते हैं योगी, और अगर शमशान घाट में लाशें जल रही हैं तो उसमें टीन शेड लगा देने के कोई देख ना पाए कितने लोग जल गए। और फिर माँ गंगा ने, बताओ, लाशें वापस कर दी कि नहीं कर दी? हमारी पवित्र नदी जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, और बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम माँ गंगा को साफ कर देंगे। बताओ, माँ गंगा को साफ किया इन्होंने, लाशें दिखाई दी, बह गई न जाने कितनी, और माँ गंगा ने सब लाशें वापस कर दी, और अभी भी वापस हो रही हैं। अगर कोई जिम्मेदार है इनकी मौत का, तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो जांच होगी कि आखिरकार इतनी जान कैसे चली गई। और फिर कोई मदद नहीं उन परिवारों की जिनके सदस्य चले गए। आज भी दुख है उन परिवारों में, क्योंकि अचानक मृत्यु हो गई है किसी की, परिवार का सदस्य चला गया, कमाने वाला चला गया, जो रोजगार करता था वो चला गया। तो उसकी वजह से आज भी संकट उन परिवारों की। अगर समाजवादी सरकार बनी तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह हम किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की मदद कर, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, आने वाले समय में कोरोना से जिनकी जाने गई उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग और हम आप लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए बहुत बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने। अभी घबरा गए कि हमने 400 सीट कैसे बोल दी। मैंने कहा कि 400 सीट जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग, और महान दल मिल जाएगा। तो घबरा गए, सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि 400 कैसे जीतोगे। हमने कहा कि बताओ, आपने कहा था बुलेट ट्रेन आएगी, हमने कभी सवाल पूछा आपसे बुलेट ट्रेन किधर से आएगी? आप सोचो, हमने, आपने किसी ने सवाल पूछा कभी? बस आपने कहा, हमने मान ली बात कि बुलेट ट्रेन आ रही है। इसी तरह बनारस में बताओ, क्यूटो बोला कि क्यूटो बना देंगे। हालांकि ओलंपिक में हमारे जैवलिन थ्रो में तो हमारा नंबर 1 आ गया, गोल्ड मेडल मिल गया। हम बधाई देते हैं ऐसे खिलाड़ी को जिन्होंने हमारे देश का दुनिया में सम्मान बढ़ा दिया। जापान का एक शहर है क्यूटो, हमने आपने किसी ने नहीं देखा, हमने आपने भी नहीं देखा, हमारे पत्रकार साथियों ने भी नहीं देखा, लेकिन हम पत्रकार साथियों को भरोसा दिलाते हैं। बनारस के पत्रकार साथियों को मैंने कहा था, लखनऊ के लिए भी वही घोषणा करता हूँ कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हवाई जहाज में बैठा करके सभी पत्रकार साथियों को क्यूटो का शहर कराएंगे। बताओ, हमने क्यूटो पे कोई सवाल पूछा उनसे? कोई पूछा क्यूटो पे सवाल? और क्यूटो जो शहर है, मैं ये दावा कर सकता हूँ, आप गूगल कर लेना, देख लेना क्यूटो जैसा शहर कैसा है। न गंदगी है, सफाई इतनी है जितनी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। पानी साफ सुथरा है, हवा साफ है, सड़कें अच्छी हैं, दुकानें अच्छी हैं, सब कुछ साफ सुथरा है जैसा आप हम सोच नहीं सकते। देख के आएंगे तब लिखेंगे सर। वैसे गूगल पे भी देख सकते हो। तो इसलिए जो क्यूटो का सपना दिखाया, बताइए हमें, आपको क्यूटो का सपना दिखा दिया। नोटबंदी करके कह दिया कि ये भ्रष्टाचार अब नहीं होगा, काला धन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। बताओ, जिला पंचायत चुनाव में बीडीसी तक तो काला धन ले लिए। नोटबंदी का क्या रहा फिर? बताओ, आप बताओ, जानते होंगे बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव अभी चला गया। जो वैसे मान गए नहीं, लाठी से मनवा लिया, मुकदमों से मनवा लिया। चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी, चुनाव डीएम और एसपी लड़े हैं, प्रशासन लड़ा है चुनाव, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है। और जब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो जनता को मौका मिला था, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था। उनके सब हार गए, प्रधान, सदस्य, बीडीसी, केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन को आगे कर दिया, पूरा चुनाव लड़े। कोई कल्पना कर सकता है एक बहन के साथ ऐसा हो? कपड़े फाड़ दिए हो, साड़ी छीन ली हो, केवल इसलिए कि पर्चा न भर पाए,
एक ब्लॉक मुखी का चुनाव कोई दूसरा न जीत जाए, ये कहीं नहीं हो सकता। ये कोई कर सकता है तो ऐसे कलयुगी लोग ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और ये जो धर्म पे अपनी इतनी बातें कहते हैं, बताओ आपने महाभारत रामायण देखी है, महिलाओं का अपमान किसने किया है बताओ? सीता माँ का अपमान किसने किया था? द्रौपदी का अपमान किसने किया था? और जिन्होंने अपमान किया था उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ था बाद में। इसलिए अगर इन्होंने महिलाएं बहनों को अपमानित किया है तो यही जनता एक दिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का। महिलाएं अपमानित हो रही, बहनें अपमानित हो रही और खुद अपने आप को कहते हैं हम योगी हैं। कौन मान लेगा योगी हैं? क्या आपको लगता है वो योगी हैं? अभी एक गाना सुनाएंगे, हमें भी वो सोशल मीडिया पे कुछ कहते हैं, एक बात कहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके समर्थक लोग कहते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन हम भी समाजवादी लोग हैं। हम और आप जानते हैं कई साधु संत बाबा लोगों का जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो चिलम है कि नहीं है बताओ? ये है, खूब लोग पीते हैं। तो सोचिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। यही हमने पढ़ा, यही जाना है कि योगी हम उसी को कहेंगे जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे, वो योगी है। क्या ये सरकार हमारा आपका दुख समझ पा रही है? इसलिए साथियों, बहुत खुशी की बात है, इतने जोश और उत्साह के साथ आप आए कि आप में जोश और उत्साह इतना है कि एसी काम नहीं कर रहा है। राजनीतिक ये सही है, ये हमें भरोसा दिला रही है, ये उत्साह, ये जोश और ये गर्मी के आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और महान दल की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। मुझे खुशी है इस मंच पर केशव देव मौर्य जी का धन्यवाद देता हूँ, सुमन शाह जी का धन्यवाद देता हूँ, शिव कुमार यादव जी का धन्यवाद, रामानंद सैनी जी का, सर्वेश साके जी का, विष्णु कुशवाहा जी का, और बहुत जो महान दल के हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी संख्या में हमें नौजवान कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, और ये इसलिए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, हम आप सबको, पुराने लोगों को ज़रूर चिंता है भविष्य की, लेकिन ये नौजवान जो हैं, ये जानकारी इनके पास है। पहले हो सकता था कोई गुमराह हो जाए, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ जानकारी इतनी तेज़ चल रही है, ये नौजवान गुमराह नहीं होंगे। ये नौजवान इस बार उत्तर प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाएंगे। और हमने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ, ये अब पुरानी वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम उलझ जाएंगे। धर्म का ज्ञान हम लोग उलझ जाएंगे उसमें। अरे आपका नाम ही केशव है, केशव नाम किसका है बताओ आप? महाभारत दिखाने वाले। आप सोचिए नाम क्या है? ये असली, ये नकली केशव की बात नहीं कर रहे हम। अगर राजपाल कश्यप ने कुछ कहा है असली और नकली वाली बात, तो बताओ केशव कौन है? केशव हम ही हैं और आप भी केशव हो। तो जब सब केशव हैं तो सब एक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक और सम्मान छीना जा रहा है तो आपका छीना जा रहा है। आप गिनती कर लो, कोई नहीं पूछ रहा आपको, कोई नहीं पूछ रहा आपको। वो मजबूरी में ज़रूर हैं, लेकिन अंदर दिलों में बैठा है उनके कि उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा। आप अकेले में जाकर के पूछना। मुझे याद है वो समय, जिस समय मैंने पुलिस भर्ती की थी और कहा था कि 10वां 12वां पास होंगे जो, केवल दौड़ करके दिखा दो और पुलिस भर्ती हो जाएगी। पुलिस भर्ती हो गई और रिज़ल्ट भी बन गया। बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वहाँ से जब आदेश लेकर के आए तब जा कर के रिज़ल्ट निकाला गया। और जब रिज़ल्ट निकाला गया तो क्योंकि उस समय जो रिज़ल्ट बना था, जो समाजवादी सरकार में बना था, वही रिज़ल्ट जारी हो गया। लेकिन इस सरकार ने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उस रिज़ल्ट को बदल दिया और कहा कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है, इसलिए पुरानी व्यवस्था के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आउट होगा, नई व्यवस्था के साथ रिज़ल्ट आउट होगा। तो सोचो, जब नई व्यवस्था पे रिज़ल्ट आउट किया गया तो हमारे आपके 1700 बच्चे जो भर्ती हो गए थे, जिन्होंने खुशी मना ली थी, जिनके रिश्तेदारों ने बधाई दे दी थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि उनकी नौकरी छीन ली। ये है भारतीय जनता पार्टी। उस समय वो 1700 नौजवान आए थे जो भर्ती में आ गए थे,
वो सभी मंत्रियों के पास गए थे, अन्याय हुआ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार दूसरे लोगों की है। ये मंत्री लोगों ने जवाब दिया था उन नौजवानों को जो पुलिस में भर्ती हो गए थे। मैंने उन नौजवानों से कहा 1700 के 1700 से, क्योंकि ये समाजवादी सरकार की वजह से ये आपकी भर्ती हुई थी और रिजल्ट समाजवादी सरकार ने बनाया था। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कभी मदद होगी तो समाजवादी सरकार जब आएगी तब मदद होगी। वो जानते होंगे उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज के बच्चे थे तो आप और मौर्य नौजवान थे इनकी नौकरी से निकालने का बात कर रहे हैं। अभी लड़के जो 69,000 शिक्षक, वो बेचारे कितनी बार लाठी खा लिए। वो केवल हक मान रहे हैं, अपना हक और जो उनको मिलना चाहिए सम्मान वो मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दे रही है सरकार। इससे ज्यादा झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। होती बताओ, एक्सप्रेसवे देखा कहीं इससे अच्छा? और एक्सप्रेसवे ऐसा जिसमें मिराज और सुकोई उतर गए हों, मिराज और सुकोई जैसे हवाई जहाज उतर गए बड़े बड़े। तो हमारी तो पता नहीं जाति कौन सी होती है, हमने तो लैपटॉप बांट दिया, हमने तो लैपटॉप सोचिए, हमने एम्बुलेंस चला दी, हमने व्यवस्था ऐसी कर दी कि फोन मिलाइए पुलिस सामने। लेकिन पता नहीं बाबा जी ने उस पुलिस को कौन सा चूर्ण दे दिया, क्या प्रसाद दे दिया, पुलिस ही बर्बाद हो गई। बताओ बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। लाठी लिए घूम रहे हैं, बताओ कोरोना में लाठी लिए घूमते रहे। अरे भाई वायरस को लाठी से थोड़ी भगाना था, वो लाठी को लिए घूम रहे थे। और कोरोना जैसी बीमारी सोचिए हमारे, और सरकार ने अपने कान और आंखें बंद कर दी। हमें तो चलो कोरोना से बचना था, भारतीय जनता पार्टी को किससे बचना था बताइए आप? सोचिए बड़े सवाल हैं जिन्हें के जवाब केवल वोट से निकल सकते हैं। इसलिए आप सब ने जो ठाना है वही होना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा। हम सब लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, हम पुरानी चीज़ों में नहीं उलझेंगे, नई क्या चीज़ बनाए हम वो काम करेंगे। एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें बने, अगर गांव-गांव में कहीं कोई तकलीफ हो गरीब को तो उसे किसी रिश्तेदार किसी पड़ोसी का इंतजार न करना पड़े, फ़ोन मिलाए, एम्बुलेंस आए और सीधे अस्पताल में उसका इलाज हो जाए, वो इंतज़ाम हमें करना है। ये पुलिस के लिए भी हमें थाना न जाना पड़े, क्योंकि थाने में अपमानित होता है गरीब, उसके वसूली हो जाती है। इसलिए 100 नंबर व्यवस्था लागू की थी, जिससे अगर गरीब परेशान है कहीं और अगर खेत में भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो फ़ोन करे पुलिस पहुंच जाए। वो इंतज़ाम किया था समाजवादियों ने, उसको और बेहतर करेंगे। इसलिए नौकरी मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो। बताओ उन्हें महंगाई नहीं लग रही? डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। नहीं, बीजेपी के लोग महंगाई नहीं मान रहे, बताइए आप, स्वीकार ही नहीं कर रहे महंगाई। कैसे लोग हैं बताओ, और स्वीकार नहीं कर रहे और उनसे जवाब भी नहीं कोई मांग रहा। अब पत्रकार साथियों की तो मालिकों की मजबूरी है, इनकी नहीं, ये तो हमारे साथ हैं। ये जितने पत्रकार साथी सब आपके साथ हैं, लेकिन इनके मालिक हमारे साथ नहीं है। अगर इनको छोड़ दो फ्री तो अभी सरकार पलट जाएगी, अभी जनता में इनका पता नहीं लगेगा कहाँ चलेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने मालिकों को कंट्रोल कर रखा है और मालिक भी जान गए धीमे धीमे कि हवा दूसरी तरफ चल रही है। वो पता है, क्योंकि पहले हमारा जन्मदिन मनता था, कोई बधाई नहीं मिलती थी, इस बार बहुत बधाई मिली, तो मुझे लगा कि मौसम बदल गया इसलिए बधाई मिली, सरकार बदली। इसलिए आप सब हम लोग एक हो जाएं और एक ही हैं, पुरानी चीज़ों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं बताएंगे, न जाने क्या क्या चीज़ें बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सोचो राम लला के मंदिर में स्कैंडल कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं पूछ रहा। हम और आप ज़मीन लेने जेल चले जाओगे अगर ऐसा मामला कर दें तो सोचिए आप, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। इसलिए दिल्ली का भी रास्ता यूपी से ही निकलता है, और यूपी वो प्रदेश है जो देश की राजनीति बदलेगा। हम आप लोग मिलकर के बदलाव कर करके देश को नई दिशा देने का काम और समाज को नई दिशा में ले जाने का काम
समाजवादी पार्टी और महान दल मिलकर करेंगे। मैं एक बार फिर केशव जी को और उनके सभी साथी सहयोगी जो बैठे हैं मंच पर, उनका धन्यवाद देता हूं। एक एक कार्यकर्ता साथी का बहुत आभारी हूं कि बहुत अनुशासन के साथ, बहुत जोश के साथ आप आए हो। यही जोश अनुशासन बना रहे। समय समय पर हम लोग फील्ड में मिलेंगे, समय समय पर जब सभाएं होंगी तो हमारी आपकी मुलाकात होगी, और जब 22 हो आएगा तो बदली हुई सरकार दिखेगी, तो समाजवादी और महान दल एक साथ खुशी मनाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अब नहीं, सब बोल दिया, वही रिकॉर्ड चला देना। ये मैंने सब कुछ बोल दिया है, अब रिकॉर्ड पर आ गया है, उसी को काट के दिखा देना। अभी हमारा एक गाना चलेगा, 1 मिनट। एक नौजवान ने बहुत अच्छा गाना बनाया है, मैं चाहूंगा कि अगर वो गाना सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बताइए सवाल। आप सोचिए, अन्नदाता को अपमानित करके, आतंकवादी कह करके, वेट 1 मिनट, वेट सागर, वेट, किसान कह करके, मवाली कह करके उन्हें अपमानित किया जा रहा है और अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। बताइए, अन्नदाता को अपमानित किया जा रहा है और अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बीजेपी से बहुत सावधान रहिए। ये बीजेपी की ही भाषा है। ये 8-10 शब्द हैं जो बीजेपी हमेशा बोलती है। वो चाहती है कि बहस बेरोजगारी पे ना हो। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बहस क्यों नहीं करना चाहती है? पढ़ाई पे बहस क्यों नहीं करना चाहती है? हमारे बच्चों का 2 साल बर्बाद हो गए। बताओ, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते तो न जाने क्या क्या सीखने को मिलता है। किसी ने किसी का खाना खा लिया टिफ़िन का, तब सीखने को मिलता है। किसी ने किसी का नाम रख दिया, किसी ने किसी को धक्का मार दिया, तब सीखते हैं स्कूल में। बताओ, स्कूल बंद कर दिए थे 2 साल, कितना नुकसान हुआ, शिक्षा बर्बाद हो गई। इलाज कहीं कर नहीं पाए, उसे बहस ही नहीं कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना जान चली गई। वो तो हमारे किसानों गरीब मजबूत हैं, धूप में काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोरोना नहीं हुआ। ये खेत में जो काम करते रहे मजबूत थे, यही तो डॉक्टर कह रहे थे, इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी उसको असर कम करेगा। इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी, लड़ने की शक्ति जिस शरीर में ज़्यादा होगी, वो मुकाबला कर लेगा कोरोना से। कोरोना की दवा नहीं बन पाई। अगर वैक्सीन ही दवा थी तो हमें मास्क लगाना पड़ रहा है। वैक्सीन से थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में भी केस बढ़ गए, 1 लाख हो गए केस। तो इसलिए हमें आपको बचाव करके भी चलना है, लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना है। ये सभाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और समाजवादी पार्टी के लोग कोई साइकिल चला दें तो बताओ मुकदमे हो रहे हैं, सब पे मुकदमे हो गए। भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बनाएगी। मैं उन्नाव गया था, CK त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, CK त्रिपाठी, उनके परिवार से मैं मिला, और उनके परिवार में उनके बेटे जो 35 साल के थे, कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। हम उनके परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने मुझे जानकारी दी, पहले दवाई नहीं मिली, अस्पताल में बड़ी मुश्किल से बिस्तर मिला, हम जान नहीं बचा पाए बेटे की, और 2 महीना लगा तब जाकर के उन्हें कोविड का सर्टिफिकेट मिला। बताइए आप, ये किसी को नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको खांसी जुकाम के सिम्टम्स के बाद जान चली गई, गाँव-गाँव हैं उदाहरण। सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही, ये झूठी सरकार है। आने वाले समय मैंने कह दिया कि जांच की जाएगी उसकी। वो तो गरीबों को बताना पड़ेगा कि उनके परिवार के सदस्य कैसे जान गई है। उन्हें परिवार के सदस्य ही तो बताएंगे कैसे बीमारी कैसे हुई। एक सवाल मंडल दिवस पर है, जो कल मंडल दिवस आप लोगों ने मनाया, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है, कर रहे हैं। क्या इसके जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की तैयारी है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग, महान दल के लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। महान दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। हम आप सब पिछड़े हैं, हम तो केवल हक और सम्मान मांग रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, मंडल कमीशन के तहत जो हमें हक मिला, या और हमारे जो पुराने नेता रहे जिन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया, हम तो मांग कर रहे हैं कि जो संविधान हमें अधिकार देता है वो संविधान के अधिकार दे दो हमें।
अखिलेश जी नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या पुरानी पेंशन पर भी कुछ करेंगे आप? अभी कुछ नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी निकल कर लेगी। अगर कुछ गाना, ये गाना बहुत अच्छा है, इसमें आपको भी सुनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फुल स्पीड फुल साउंड। ये हम पे छोड़ो, कहाँ सम्मान देंगे। चलिए हमें जाना, फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है, 2 बज गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और कोई बात तो नहीं ना? नहीं ठीक है, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत बधाई समय। नहीं